जो है क्रायोजेनिक के बारे में भी जाना था, जो कि फ्यूल का एक वह है प्रकार है क्रायोजेनिक फ्यूल। लिक्विड और उसमें आपने सॉलिड में देखा ही। क्रायोजेनिक में मैंने बताया कि आपको कि जो -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप पर जिसको हिमशीतित किया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोल्ड कर दिया जाता है उसको कि 150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पे उसको हिमशीतित किया जाता है। क्रायोजेनिक टाइप का होता है। उसको मैंने ये भी बता दिया था कि क्रायोजेनिक फ्यूल की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी मैंने बताया था आपको। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पेलोड की। बात मैं कर रहा था पेलोड। ये पेलोड क्या होता है? किसी मिसाइल के लिए पेलोड या किसी व्हीकल के लिए पेलोड, आर्टिलरी के लिए जो है ये जो पेलोड है, पेलोड है क्या? पेलोड क्या है? सर परमाणु जो मतलब जो ईंधन होते हैं उनके रखने के जो जगह तरीके से उनकी क्षमता को बताता है पेलोड। किसी मिसाइल की क्षमता को बताता है। सर मारक की जो क्षमता होती है, फिर सर ले जाने वाले क्या ले जाने? सर जो ईंधन को ले जाया जाता है। ईंधन ही नहीं है, ईंधन के साथ साथ ऐसी जो मैं बताता हूँ आपको, जो व्हीकल्स होते हैं जिसको यान बोलते हैं हम। यान जो है, चाहे आपका रॉकेट हो गया, चाहे जेट हो गया, बोथ आर टाइप्स ऑफ ए इंजन। मिसाइल को ले जाने के लिए एक प्रकार का ये रॉकेट या जेट क्या है, व्हीकल है, इनको ले जाने के लिए अंतरिक्ष में। अच्छा, ये जो पेलोड होता है, पेलोड वह चीज है जो किसी यान के द्वारा ले जाए जाने वाला संपूर्ण भार। अब वो भार चाहे आपके ईंधन के रूप में हो और चाहे सामग्रियों के रूप में हो, विस्फोटक सामग्रियों के रूप में। मिसाइल के मामले में हम बात करते हैं तो विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक जितना ले जाता है वही पेलोड कहलाता है। और अगर हम उसकी बात करते हैं सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट में भी वह यह मतलब फिक्स होना चाहिए कि ये जो सैटेलाइट है अंतरिक्ष में जो जा रहा है, सैटेलाइट उपग्रह, उसका भी कितना भार है। तो वही पेलोड, मतलब ऐसा व्हीकल जो पेलोड मतलब इतना भार ले जा रहा है, तो उसी भार को हम पेलोड की संज्ञा देते हैं। ठीक है ना? पेलोड वही चीज है। ठीक है, चलिए कुछ शब्दावलियों से परिचित हमें होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी न्यूज में आता है कि भारत ने 5000 किलोग्राम से ज्यादा पेलोड वाली क्षमता का क्या बनाया, व्हीकल बनाया या रॉकेट बनाया। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या है पेलोड। तो हमें पता होना चाहिए कि पेलोड जो है मतलब भार को ले जाने वाली व्हीकल। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा कुछ लोग आप लोग तो लिखेंगे और कुछ समझेंगे और पूछता भी है, जो मैं आगे दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। वास्तव में स्पेस टेक्नोलॉजी का कहाँ उपयोग है, किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग है। तो इसमें क्या है, टेली कम्युनिकेशन, लिख ही दें आप लोग और समझ मिलेंगे वीडियो लिखते लिखते। टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार में टेली कम्युनिकेशन, दूसरा टीवी, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में मतलब दूरदर्शन के प्रसारण में टीवी क्या है, टेलीविजन, दूरदर्शन। और इसके बाद है वेदर स्टडी, वेदर स्टडी
चौथा जीपीएस के लिए, जो जीपीएस सैटेलाइट जो लॉन्च किए गए हैं ना, तो जीपीएस के लिए है, जिसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। वेदर का सरकारी वेदर स्टडी मौसम के अध्ययन के लिए, ठीक है ना। इसके बाद है नेविगेशनल सर्विसेज, नौ परिवहन सेवाएं, नेविगेशनल सर्विसेज, नौ परिवहन सेवाएं। इसके बाद है, अच्छा वास्तव में अमेरिका ने जब जीपीएस की जो खोज की थी तो ये नौ परिवहन के लिए ही दिया था। जो नवस्टार इसका है अमेरिका का, ये वास्तव में इनके जीपीएस के लिए ही, मतलब समुद्र में कहाँ एक खो जा रहे हैं, कहाँ इनका लोकेशन है वास्तव में, उसके लिए ही इन्होंने किया था नवस्टार, ठीक है ना। इसके बाद है एग्रीकल्चरल एंड वाटर रिसोर्सेज स्टडी, एग्रीकल्चरल एंड वाटर रिसोर्सेज स्टडी। वाटर रिसोर्सेज स्टडी, एग्रीकल्चरल एंड वाटर रिसोर्सेज स्टडी। मिनरल्स प्रोस्पेक्टिंग, मिनरल्स प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग खनिज सर्वेक्षण, इसको खनिज सर्वेक्षण कहते हैं। मिनरल्स प्रोस्पेक्टिंग मीन्स खनिज सर्वेक्षण के मामले में। और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। इसके बाद है डिफेंस यूज, अच्छा डिफेंस यूज, डिफेंस यूज, डिफेंस यूज में भी इसका प्रयोग होता है। अगर किसी को लगता है कि जितने भी मैंने पॉइंट्स अभी लिखवाए हैं इसमें, और किसी को ऐसा लगता है कि सर इसमें इस क्षेत्र में किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं, तो बताइए सर। एक ये रेस्क्यू वाला बताइए। रेस्क्यू वाले में जैसे मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि अब तक आपने क्या देखा, दो चीजें हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक आप लोगों ने यही देखा होगा कि सर्च एंड रेस्क्यू में क्या है, कहीं बाढ़ प्रभावित एरिया होता है, तो बाढ़ प्रभावित एरिया में क्या होता है कि राजस्व की टीम अथवा संबंधित क्षेत्र के एसडीएम वगैरह, या जिले स्तर पे है, कहीं नगरीय से संबंधित है, तो उसमें डीएम जो मजिस्ट्रेट वहां का होता है, वो अपनी राजस्व टीम के साथ वो दौरा करता है। बाढ़ एवं बचाव आपदा कार्यक्रम, डिजास्टर के अंतर्गत जो है वो दौरा करता है। और एक चीज और है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक तरह से अध्यक्ष होता है जिले स्तर का, वो कौन होता है, मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना। और इस तरह से जो मतलब राज्य स्तर का होता है वो मुख्यमंत्री होता है, केंद्र स्तर का जो होता है वो सीएम के पास होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अच्छा, मान लीजिए तहसील लेवल पे कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको एसडीएम हैंडल करते हैं, मौके पे पहुंच के तत्काल अपनी राजस्व से संबंधित टीम को लेकर वहां पे दौरा करते हैं। तो पहले की समस्या क्या होगी थी कि जैसे कहीं बाढ़ आपदा है, कहीं कोई और समस्या है, कहीं कोई मान लीजिए मतलब गिर गया, प्राकृतिक आपदा आई और घर मकान गिर गए, इसमें लोग दब गए, क्या क्या समस्याएं हुई, मानव की क्षति हुई में, तो लोग मौके पर पहुंच के क्या करते थे, उसको देखते थे, पड़ताल करते थे कि क्या क्या यहाँ पे नुकसान हुआ, कितने कितने नुकसान हुए यहाँ पे। उसके बाद वो अपने अभिलेख में दर्ज करके उसको रिपोर्ट जो है शासन को भेजते थे कि यहाँ पे संबंधित जगहों पे इसकी समस्याएं यहाँ पे हुई। कभी कभी बाढ़ आती है, बाढ़ में क्या होता है कि यह अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि कितनी वास्तव में जन हानि की क्षति हुई। तो इसमें क्या करते हैं हम
ड्रोन टेक्नोलॉजी यूएवी की टेक्नोलॉजी के आधार पे अथवा सैटेलाइट के जो वह है सैटेलाइट के माध्यम से जो उसकी इमेजरी के आधार पर क्या करते हैं, पहले का वीडियो और बाद का वीडियो आफ्टर डिजास्टर एंड बिफोर डिजास्टर दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, उनको देखते हैं कि कितने मकान, कितने बिल्डअप एरिया, कितने क्रॉप्स, फसलें कितनी बर्बाद हुई, कितनी चीजें जो है वो उस पर देख सकते हैं, हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको देख के क्षेत्र को देखते हैं और क्षेत्र को देख के अच्छा वास्तव में होता क्या है, कुछ सैटेलाइट में जो अंतरिक्ष में लगे हुए कुछ सैटेलाइट्स हैं उसमें कुछ हाईटेक सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर से क्या करना है भाई, जो विकिरण को रिफ्लेक्टेड विकिरण को वो एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब कर इसको भेजते हो एंटीना को। मैंने जो सभी 7 चरण मैंने लिखवाए थे, इस चरण में 5वां 6वां जो चरण, ठीक है ना, तो जो हाई टेक्नोलॉजी सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे लिस्ट 4 इस समय चल रहा है, लिस्ट 4 के आगे का और वर्जन चल रहा है, लिस्ट इस तरह से होता है, लिस्ट 4, लिस्ट 3, लिस्ट 4, इस तरह के क्या होते हैं, हाईटेक सेंसर्स होते हैं जो अंतरिक्ष में लगे हुए सैटेलाइट जो होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन होता क्या है ना कि लोग यूएवी पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रखते हैं अपना, कि पर्टिकुलर एरिया में कोई समस्या आई है, ड्रोन फ्लाई कर दिया और उसमें हमको ज़्यादा क्लियरिटी दिख रही है उसमें, ठीक है चलिए हम ड्रोन को ही लेते हैं। ड्रोन को फ्लाई करके क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कितनी वास्तव में कितना एरिया जो है कवर्ड किया बाढ़ में, फ्लड ने, और उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, यह मानक तय करते हैं कि वास्तव में कितना हमको मुआवजा वगैरह देना पड़ेगा ना। पहले क्या होता था, पहले एक अंदाज लगाया था, अनुमान लगाया था। पहले हमारे जो नेतृत्व होते थे, जो नेता जो लोग होते थे, अभी भी आज भी है लगभग बहुत काफी एरिया के ब्रॉड लेवल पे है, तो एक बार वो जरूर कहीं आप देखेंगे मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता या कोई जो भी नेतृत्व कोई होगा जिसके पास जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वो हेलीकॉप्टर सर्वे करते हैं। हेलीकॉप्टर सर्वे करते हुए एरिया देखते कितना एरिया प्रभावित हुआ, ठीक है। लेकिन लोकल एरिया में क्या है, आज के समय में बड़ा ही इजी है और बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करने लायक होता है कि वास्तव में कितना एरिया प्रभावित हुआ है। पहले क्या होता था, जो एरिया नहीं भी प्रभावित है उसमें भी धांधलेबाजी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या होता था, जो एरिया नहीं प्रभावित है उसको भी दिखा दिया ये भी प्रभाव में है, और उधर के वहाँ के लोगों को भी अनायास और निरर्थक इनको मुआवजे मिल जाते थे। तो इसमें क्या होता था, गवर्नमेंट के पैसे का यहाँ बंदरबांट होता था, जो वास्तव में जो लोग प्रभावित होते थे वो अछूते रह जाते थे उन सब सुविधाओं से, और जो लोग वास्तव में, तो अब क्या हो गया, अब इन्हीं समस्याओं की, इन्हीं पैसों की बंदरबांट की चुगली करने वाली जो व्यवस्था आ गई, वो कौन सी है, यूएवी अथवा ड्रोन या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या है कि वह जो है आपको ठीक से वो चीज बताएगा कि वास्तव में प्रभावित एरिया कहाँ कहाँ है, समझ में आया। अच्छा, रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर आप देख लीजिए तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी वही चीज है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम होती है वो गई संबंधित। अच्छा, एक चीज और है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम होती है उनके लगभग ऑरेंज कपड़े होते हैं, आपने देखे पट्टियाँ और ऑरेंज लगे हुए हैं। अच्छा, ऑरेंज में देखिए अलग टाइप का कुछ अपना साइंटिफिक रीजन भी है। ब्लैक बॉक्स जिसको हम करते हैं हवाई जहाज का, ब्लैक बॉक्स भी किस कलर का, ऑरेंज का ही, ऑरेंज कलर का होता है, क्योंकि उसका मतलब जो वेवलेंथ होता है, रिफ्लेक्ट बहुत तेज करता है जी, चमक बहुत तेज है, बिल्कुल हाई रेडिएशन देता है, रिफ्लेक्शन होता है, जिससे हम बहुत ऊंचाई से भी उस ब्लैक बॉक्स को पहचान लेते हैं। अच्छा, रेस्क्यू एंड ऑपरेशन में, सर्च ऑपरेशन में भी यही होता है कि आप लोग आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि अलास्का में जो है क्रैश कर गया विमान, और क्रैश करने के बाद सबसे पहले क्या ढूंढा जाता है, उनका ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स वो बॉक्स होता है जिसमें उस यान के सारे रिकॉर्डिंग्स, जो भी समस्याएं, जहां जहां से जो समस्याएं आई, वो सारे उसमें ब्लैक बॉक्स में सारी चीजें
रिकॉर्डेड हो। अगर ब्लैक बॉक्स मिल गया तो उससे क्या होता है कि हम ये पता लगा लेते हैं कि वास्तव में समस्या शुरू कहाँ से हुई और कहाँ से पूरी जांच का एक हिस्सा पूरा ब्लैक बॉक्स में ही होता है। मतलब इन्वेस्टिगेशन, सही इन्वेस्टिगेशन अगर हो पाता है इस माध्यम से तो वो है ब्लैक बॉक्स से हो पाता है, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पूरी तरह से शुरू से लेकर और लास्ट तक की सारी उसमें रिकॉर्डिंग होती है और उससे हमें पता चल जाता है कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। जैसे कुन्नूर में हमारे CDS जो थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, जब उनका कुन्नूर में साउथ में तो उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया, हवाई जहाज जब उनका क्रैश किया तो हेलीकॉप्टर से थे या हवाई जहाज से? हेलीकॉप्टर क्रैश किया है। तो जब क्रैश किया तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स और सारी चीजें जो है ढूंढी जाती है। तो किसी का भी कोई भी इस तरह से आम होता तो सबसे पहले उसका जो है, अच्छा एमी एक GS का एक क्वेश्चन है कि जो है कर्नाटका के कुन्नूर में, है ना, कहाँ कुन्नूर में ये हवाई हुआ था, क्रैश हुआ था कभी। तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है। तो कैसे ढूंढा जाता है? या तो ड्रोन पर्टिकुलर एरिया में फ्लाई किया जाता है या फिर सैटेलाइट हाई टेक्नोलॉजी, हाई रेजोल्यूशन के सेंसर से जो है हम सैटेलाइट सेंसर से ही, कैमरे से ही हम उसको ढूंढते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि भारत के द्वारा जो प्रक्षेपित जो सैटेलाइट्स हैं अब तक 104 सैटेलाइट्स जो भेजे गए लगातार पिछले वर्षों में, वो उनकी संख्या और बढ़ भी गई भाई, बढ़ भी गई है, आप लोग अपडेट हो जाइएगा। तो उससे क्या है कि जो भारत की, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे जो सैटेलाइट जो कर रहे हैं इस तरह से। अच्छा, एक चीज और है कि अंतरिक्ष में हर लगभग विकसित देश अपने या विकासशील देश अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। अच्छा, कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि सैटेलाइट जो लॉन्च हो रहे हैं उनके पाथ जो है कैसे लिए जाते होंगे? भाई रोटेशनल उसमें है ना, तो रोटेशन तो करेंगे वो। तो जैसे हमारी रोड की ट्रैफिक व्यवस्था है बिल्कुल, वैसे भी वहाँ पर भी पाथ उनका फिक्स किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई सैटेलाइट एक दूसरे से लड़ जाता है, टकरा जाता है, नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, उसका एक निश्चित ऐसा पाथ देते हैं कि उसमें उस पाथ के अंतर्गत कोई दूसरी सैटेलाइट लॉन्च न की गई और उसी में अपना रोटेशनल स्पीड में रहे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर जो भारत का जो हिस्सा है, भारत को देखने वाली जो स्थिति है, वो प्रयास यह किया गया होता है, जैसे मान लीजिए कुछ सैटेलाइट्स ऐसे लॉन्च किए गए जो एशिया को दर्शाते हैं, एशिया के कुछ हिस्से को दर्शाते हैं, और उसमें 6-7 देश हमारे पड़ोसी राष्ट्र भी आते हैं, जहाँ तक कि हमने पाकिस्तान को भी लगभग अपने जल में ले रखा है। तो जरूरी नहीं है कि वो खाली इन्हीं के ऊपर ही बढ़ रहे हैं, वो दूसरे के उसमें एरिया पे भी जाएंगे, लेकिन उसकी जो रोटेशनल स्पीड होती है, रोटेशनल मतलब उसकी जो बारी आती है, वो हफ्ते में कहीं 2 या 3 दिन ही उसकी बारी आती है। अच्छा, एक चीज और है कि उसके स्पीड पे भी डिपेंड करता है। भाई मान लीजिए कि आपको यहाँ से और रोड तक कह दिया जाए कि आपके पास 1 मिनट का पूरा समय है, आप कितने चक्कर लगा के और यहाँ से आप उसको गश्त कर सकते हैं। यहाँ से रोड तक जाने में और रोड से वापस आने में कितने चक्कर लगा सकते हैं। जितना दूर जाओगे आप फिर वापस आओगे तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर समय में, मान लीजिए शाम का समय है, शाम का 5 से 6 का 1 घंटे का समय है, तो जब आप यहाँ से रोड तक जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ आप वाचनालय तक ही पहुँचे हुए हो सकता है कहीं बीच में ही आप पहुँचे हुए उस दौरान। तो ऐसे ही पृथ्वी पर भी है कि वो सैटेलाइट आपको रेगुलर निगरानी में नहीं रह सकती, उनका एक रोटेशनल स्पीड है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जैसे आपके उपग्रह, पृथ्वी के जो उपग्रह है, कौन है उपग्रह भाई? ठीक है ना। तो वो क्या करता है, पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय पूरा करता है? 27 दिन, 27 या 28 दिन, ठीक है ना। तो इसी तरह से तो वो कहीं पर होगा किसी जगह
चल ही रहा है, उसके दिन और रात जो है उसी से संबंधित चीजें होती हैं। अच्छा, पृथ्वी टिल्ट साढ़े तीन तिरछा, और टिल्ट होने की वजह से भारत जिस एरिया में पड़ता है, वास्तव में इस एरिया में इसीलिए मौसम का हम लोग आनंद भी ले पाते हैं। हर लोग ऐसे नहीं है, हर देश के लोग हर जो है ऐसे नहीं है। वो टिल्ट होने की वजह से जो एरिया अपनी तरफ पड़ता है, खैर भूगोल के सारे जो बच्चे होंगे वो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यही है, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ इसी तरह से हम लोग करते हैं। अब इसके बाद बात करी, मान लीजिए एग्रीकल्चर क्षेत्र में कैसे आप क्या करते हो, वाटर रिसोर्सेज के क्षेत्र में आप क्या करते हो। तो अभी एक प्रोजेक्ट आया था, आप लोगों ने सुना होगा कि जहाँ जहाँ बोरिंग की गई हो वाटर रिसोर्सेज के मामले में, ड्रिल जहाँ किया गया हो बोरिंग के मामले में, तो वहाँ पे क्या करना है, ऐसे जगहों का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करेक्ट करके और भारत मतलब इंडियन गवर्नमेंट को उसको देना है, इसका रिपोर्ट सौंपना है। और एक चीज़ और भी है कि ब्लॉक लेवल पे एक बात और कि जैसे जो किसान, जो फार्मर एक बार उसका फायदा ले रखा है, दोबारा से वह न लेने लायक है, उसके रिकॉर्ड कुछ इस तरह से क्या कर दिया, तो जियो टैग कर दिया। जियो टैग क्या है, जियो टैगिंग करना मतलब यह है कि अपने जीपीएस के माध्यम से, मतलब जीपीएस के माध्यम से उनके कोऑर्डिनेट्स को विद फोटोग्राफ और पूरी ऑल इंफॉर्मेशन क्या करना, ऑनलाइन करना। जब आप उसमें इतना ही नहीं करना, संबंधित जगह का, मान लीजिए जिले में, हमारे जिले में कुल 15-16 ब्लॉक्स हैं और 14 जो ब्लॉक्स हैं, उस ब्लॉक में संबंधित ब्लॉक का नक्शे के साथ जो है, और जिस जगह पे वो आ रहा है जो एरिया, उस जगह पे उसको जियो टैग कर देना और उससे संबंधित उनका इंफॉर्मेशन जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे और एट्रीब्यूट टेबल में आप जाकर देख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने अपने नाम से एक बार इशू करा रखा है, दोबारा से हमको यह जानकारी करना है विभाग में कि क्या हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता था, इतनी मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, ये क्या है, थर्ड आई इन स्पेस है, थर्ड आई इन स्पेस है, मतलब दो आंखें तो हमारे पास है ही, एक तीसरी भी आंख जो है अंतरिक्ष में लगी हुई है, जो थर्ड आई इन स्पेस क्या कर रहा है, करप्शन को दूर कर रहा है। जब आप लोग मेंस में जाओगे तो मेंस में आपको दे दिया जाएगा अंतरिक्ष में बढ़ता हुआ भारत। अब एक एक चीजें वहां पे ऐसी चीजें आपको निकाल के लिखनी पड़ेंगी अपने दिमाग से कि वास्तव में जो बहुत ही सार्वजनिक चीजें हैं, फालतू चीजें नहीं, हवा की चीजें नहीं, जो वास्तव में आज का बहुत ज्वलंत मुद्दा है, उसको लिखना पड़ेगा, जो वास्तव में हमें करप्शन से दूर की तरफ ले जाता है, करप्शन से हमको बचाता है, ठीक है ना। ऐसी चीजें हमें वहां पे पॉइंट आउट करने को, तो इन चीजों को आप छोटा मत समझो, मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, तात्कालिक गवर्नमेंट, उसने क्या किया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उसने जो है शौचालयों में भी जियो टैगिंग करा दी। अब सोचिए कि जिन्होंने शौचालय नहीं बनवाए होंगे, कल को अगर RTI के तहत किसी ने जन सूचना मांग लिया कि संबंधित गांव में कितने शौचालय क्या किए गए, बनाए गए, तो क्या होगा, सबसे पहले खोज इस बात की होगी कि जियो टैग कितने शौचालय हैं वहाँ, और उसमें तो आप बच नहीं सकते, उसमें आपको देना ही है। और हम ये भी नहीं कर सकते कि नहीं वहाँ बनाया तो था, सांड ने आया धक्का दे दिया और सारे कीट सब गिर गए भरा के। अरे भाई, सांड ने कब धक्का दिया उसको बताओ, और पहले की जो स्थिति थी उसको भी हम देख लेंगे, आपके बिल्डअप कराने का टाइम क्या था उसको भी हम देख लेंगे, और हम क्या करेंगे फिर सैटेलाइट इमेजरी की सहायता से उसको देख सकते हैं कि वास्तव में वहाँ पे बिल्डअप एरिया था कि बना हुआ था कि नहीं बना, तो पता तो चल जाएगा ना। अब यहाँ कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि हम इस तरह से, हमने ऐसे तो बनवाए थे, पैसे तो यहाँ खर्च किए गए, लेकिन वो प्राकृतिक आपदा आई, आंधी आई तो उसमें गिर गया, या बाढ़ आई तो उसमें बह गया, ठीक है बह गया, मैं मानता हूँ मौके पे बह गया, लेकिन आपने जो बनवाया कितने समय तक वहाँ धरातल में मौजूद रहा, तो पता चला था 6 महीने तक वहाँ मौजूद रहा, उसके बाद बह गया। तो
तो चलो बताओ 6 महीने का ड्यूरेशन बताओ। तो 6 महीने का जो ड्यूरेशन है उसमें हम क्या करेंगे, सैटेलाइट इमेजरी की सहायता से उस समय के, अच्छा उसमें एक चीज़ और भी है कि हमारे देश की सैटेलाइट उस समय उस एरिया को कवर अगर नहीं करती है, हमारे देश के सैटेलाइट से अगर कोई एरिया वो पर्टिकुलर एरिया को नहीं मिलता है तो किसी और देश के साथ सैटेलाइट की सहायता लेंगे कि उस एरिया के ऊपर जो रोटेशनल टाइम, रोटेशनल स्पीड रहा होगा किसी और देश का रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बारीकियां, ये सारी चीजें हम लोग को समझनी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज के मामले में। अच्छा, हम कहते हैं कि कितने परसेंट भाग में पानी है और कितने परसेंट भाग में पूरा उसका जो है आप लोग एक आंकड़ा निकालते हैं। अच्छा, कितने प्रतिशत भाग में जंगल और वन से संबंधित सारी चीजें होनी चाहिए, तो ये कैसे निकाल पाते हैं? ये हम कैसे निकाल पाते हैं? हम वनों के, जंगलों के आच्छादन को देखते हैं, कवर्ड एरिया को देखते हैं उसमें कि वास्तव में कितना एरिया कवर्ड दिखा रहा है। मैंने आप लोगों को एक चीज और भी शुरू में बताया था, एक होता है FCC, फॉल्स कलर कोड। जैसे आप लोग जब देखते हैं कि गंगा नदी को ब्लैक वाटर बॉडी, ब्लैक उसमें दिखाया गया है। आपके गांव का कोई तालाब अथवा पोखरा है, उसको देखते हैं आप लोग उसमें लगभग स्काई ब्लू है, इस तरह की चीजें इस कलर से आप देखते हैं। सर पीला भी हल्का उसमें कलर, मिट्टी कलर का दिखा। अच्छा, कभी कभी रेड में भी दिखता हो। रेड में कब दिखता है? वही तालाब, वही पोखरा जब आप सैटेलाइट के जो है वो देखिए, आप मैप को देखिए तो उसमें कभी कभी वही पोखरा आपका रेड कलर में दिखता है। क्यों दिखता है पता है? FCC के अंतर्गत, FCC जो फॉल्स कलर कोड है, यहाँ पे जो जलकुंभी से आच्छादन होता है पूरी तरह से, अथवा सिंघाड़ा या किसी प्रकार की भी लगाया गया है, तो आप उसमें देखते हैं रेड कलर का दिखता है। तो मतलब चारों ओर से घिरा होता है, चारों ओर से घिरा होता है इसी वजह से। हाँ, चारों ओर से वो हरे रंग से जलकुंभी से, तो जो हरा कलर है वो किसमें दिखेगा? रेड में दिखेगा। मतलब आप समझ लो कि क्रॉप वेजिटेशन और लगभग फॉरेस्ट का एरिया पूरा वो किसमें दिखेगा? किस कलर में? रेड में दिखेगा। गंगा नदी से संबंधित गंगा ही क्यों, भारत में गंगा ही क्यों जो ब्लैक दिखती है? सर पानी इसमें ज्यादा होते हैं। पानी उसमें ज्यादा नहीं होती, पानी इतना शुद्ध है, उसका इतना साफ है ऊपर से गिरने कि जो रेडिएशन वहां से जो चीजें आती हैं वो फिर वापस जो रिफ्लेक्टेंस होता है रेडिएशन का, और जाके कहाँ टकराता हो? सैटेलाइट सेंसर से। तो वो तलहटी को दिखाता है, बिल्कुल उसके धरती को, जमीन को दिखाता है। तो इसलिए काला दिखता है। हाँ, क्योंकि पानी इतना साफ है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है? पानी को चीरते हुए इतना शीशे की तरह बिल्कुल साफ होता है कि वो सरफेस को दिखाता है। लेकिन वही वाटर बॉडी जो बड़ा गंदा होता है, जो आपके तालाब पोखरे से संबंधित होता है, या गंदी प्रदूषित नदियां हैं, आप गंगा के बदले यमुना को आप एक बार देख लो, वो क्या दिखाएगा? वो वास्तव में उसका जल नीला ही लगभग दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इतनी ज्यादा अशुद्धियां उसमें ऑलरेडी हैं। वो क्या करती है? वो रेडिएशन जो रिफ्लेक्टेंस हो रहा है वो उसी के सरफेस से ही हो जाता है। रिफ्लेक्टेंस पानी के सरफेस से ही हो जा रहा है। लेकिन गंगा में क्या है? जमीन, धरती से उसका रिफ्लेक्टेंस हो रहा है, इसका रेडिएशन का, विकिरण का, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। खैर, इसके बाद हम और भी चीजों के बारे में बात करें, जैसे नेविगेशनल। अच्छा, एक क्वेश्चन पिछले वर्ष में हुआ था छोटा कि आपके स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या यातायात को भी कवर किया जा सकता है? कवर किया जा सकता है, लेकिन यातायात को इसलिए हम यहाँ पे नहीं मान के चल रहे हैं कि 24 आवर्स की सारी निगरानी हम नहीं दे सकते उसकी। अच्छा, कर सकते हैं, लेकिन लोकल सीसीटीवी कैमरा से, जैसे आप चौराहे चौराहे में लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरा, तो इसको हम स्पेस टेक्नोलॉजी में लगभग नहीं रख सकते, क्योंकि स्पेस अंतरिक्ष का मामला दूसरा है, इसको हम स्पेस टेक्नोलॉजी में नहीं रख सकते। ये थर्ड आई इन स्पेस नहीं है, ठीक है ना। ये नॉर्मल मतलब बेसिक चीज है, बेसिक प्रोग्राम है, तो इसलिए उसमें हम लोगों ने उसको यातायात को नकार दिया, ठीक है ना। हाँ, तब कर सकते हैं जब हम यूएवी की सहायता से अथवा अंतरिक्ष में लगे हुए
कैमरों की सहायता से हम किसी पर्टिकुलर टाइम को अगर कवर करें तो ठीक है ना, कि हमारी यातायात व्यवस्था कैसी है। प्रधानमंत्री का रोड शो निकल रहा है, उसमें हमने ड्रोन फ्लाई कर दिया और हजारों फीट ऊपर से वो ड्रोन फ्लाई होके और पूरी निगरानी कर रहा है, तब हम मान सकते हैं कि उसको चलो स्पेस टेक्नोलॉजी के तहत हो गए, सारे प्रोग्राम्स रखे गए, क्योंकि हमको पर्टिकुलर एक फिक्स नियत समय तक के लिए हमको उसका कवरेज चाहिए, ठीक है ना। ये इसके बाद मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में क्या किसी को है कोई डाउट? क्या मिनरल प्रोस्पेक्टिंग सर वो होता है खनिज सर्वेक्षण में। अच्छा, खनिज सर्वेक्षण में भी आप लोग देख लीजिए, कभी कभी सैंड माइनिंग होती है। अब आप लोगों को मैं इनके एक चीज़ों के आशय बता भी दूँ, क्योंकि हम खाली इतना ही कह देने से मात्र कि इनके उपयोग क्रॉप वेजिटेशन, एग्रीकल्चरल एरिया, रेस्क्यू ऑपरेशन, ये हो, ऐसा नहीं कर सकते ना, खाली हमको जानना भी पड़ेगा वाई, क्यों इसका इस्तेमाल उसमें क्यों है और कहाँ है, दोनों बातें जानना होगा ना। तो इसमें मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में क्या है कि आप लोग देखते हैं कि जो पठारी एरिया होते हैं या ग्रेनाइट के अवसादी भूगोल वाले जान रहे हैं कौन कौन से चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो जिनके जैसे कलर्स होते हैं वैसे उसमें क्या होंगे, सैटेलाइट में उसको कवर करेंगे, ठीक है ना, उसी हिसाब से हम जान सकेंगे। और अच्छा एक चीज़ और है, आप लोगों को मैंने शुरू में एक चीज़ और बताया था कि जैसे मान लीजिए कि सैटेलाइट सेंसर जो हमको दे रहा है इमेजरी, उसके आधार पर तो हम किसी चीज़ को जान पा रहे, पहचान पा रहे हैं, लेकिन एक सैंपल के लिए हम लोग पर्टिकुलर उस एरिया में जाते भी हैं कि वास्तव में थोड़ा बहुत जो माइनर सा जो डिफरेंस करता है किसी चीज़ में, उसको भी देखने के लिए क्या करते हैं हम, भौतिक सर्वेक्षण का सहायता लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण आप लोगों को दिया था, गन्ने का पत्ता और बाजरे का पत्ता, दिखेगा तो एक जैसा ही, लेकिन हम मौके पे जब भौतिक सर्वेक्षण के लिए उतरेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में दोनों में जरा भी वास्तविकता तो जरूर होगी। तब हम लोग सैटेलाइट के उसमें व्यू में एक चीज जरूर अंतर देखेंगे कि बाजरे में जो छोटा सा फूल निकला हुआ है जो बाजरे से लैस है, ठीक है, और गन्ने में ऐसी चीजें नहीं है, तो वो चीजें वो डिफरेंसेस दिखेंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऐसी फसलें हैं जिनको हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो इस चीज को, इसके अलावा मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में एक चीज और है, जैसे माइनिंग के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में क्या है, कभी कभी आप लोग देखते हो सैंड माइनिंग जो होती है नदियों के किनारे, तो उसका पर्टिकुलर एक टेंडरिंग वर्क के प्रोसेस में होता है, वो उतने का ही एक ठेका होता है उसका। ठेकेदार क्या करता है कि वहां पर वह ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर लेता है। वॉल्यूम एस्टिमेशन जो है जो करता है उस ड्रोन के द्वारा वॉल्यूम एस्टिमेशन करते हैं। ड्रोन के द्वारा, ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा, यूएवी के द्वारा हम लोग वॉल्यूम एस्टिमेशन कब करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्टर वहां से माइनिंग को माइन कर दिया, खान जब खनन कर लेता है इसका रेत जब वहां से निकाल लेता है, तब हम लोग वॉल्यूम एस्टिमेशन करते हैं इसके थ्रू, ड्रोन के थ्रू। ड्रोन के थ्रू जो हम वॉल्यूम एस्टिमेशन होता है, आयतन का जो आकलन है, ठीक है ना, कितना आयतन में ये एरिया कवर किया गया है। और अगर मान लीजिए 2 फीट हमको 2 ही घन फीट हमको निकालना है, वॉल्यूम एस्टिमेशन कैसे करेंगे, घन फीट में करेंगे ना, घन फीट में करेंगे तो ड्रोन से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम एस्टिमेशन कर सकते हैं। और ड्रोन से वॉल्यूम एस्टिमेशन करने की जो टेक्निक है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्ट में उसमें जो टेंडरिंग प्रोसेस में 2 ही फीट का वो हुआ था मामला, लेकिन ठेकेदार ने 3 फीट कर दिया गहराई, ठीक है ना, खुदाई कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर उससे रिकवरी की जाएगी, होगी ना। तो यही चीज है, कभी कभी उस एरिया से बढ़ के ज्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं, तो उसमें 2 तरह के एरिया होते हैं, एक तो किसानों से संबंधित नदियों किनारे जो किसानों के खेत वगैरह होते हैं, और दूसरा वन विभाग के जो एरिया होते हैं उसमें से भी वॉल्यूम एस्टिमेशन, मतलब वो सैंड माइनिंग ज्यादा करते हैं। सैंड माइनिंग खनन जो है, बालू का जो खनन है वो ज्यादा करते हैं। तो इस मामले में हम इसके जो है क्या कर सकते हैं, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग के मामले में
इस तरह से भी हम चीज़ें माइनिंग के मामले में भी इस तरह से हम काम कर सकते हैं। और किसी में कोई डाउट किसी को कहीं से भी बताइए भैया, किसी को लगता है कि और किसी क्षेत्र में किस तरह से हम काम कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी का कैसे काम कर सकते हैं? आपको एरिया तो मैंने बता दिया, बताइए कोई डाउट? टेलीकम्युनिकेशन में आप समझ सकते हो कि बहुत सारे सैटेलाइट्स जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए हैं, सेट किए गए हैं, वो क्या करते हैं? डायरेक्ट टू होम सर्विसेज दे रहे हैं आप, DTH सेवा। वो जो डिश और केबल और इस दुनिया भर की बवालबाजी थी वो खत्म कर दी। अब डायरेक्ट सारा टीवी टावर आपके घर पे आ गया, छत पे छोटा सा टीवी टावर लगा हुआ है। जो पहले आपके मोहल्ले एरिया में लगे रहते थे टीवी टावर, और फिर वहां से क्या होते थे, एक तार के माध्यम से आपके घरों पे पहुंचता था, और उसका आप क्या करते थे, पर्टिकुलर पैसे पे करते थे मंथली, चाहे आप देखो या न देखो। अब क्या है कि आप महीने का मंथली रिचार्ज कराए, आपने सैटेलाइट में लगे हुए कोई जो स्पेक्ट्रम जो बेचते हैं, स्पेक्ट्रम सैटेलाइट जो लगे हुए हैं, उससे क्या होगा, एक ही जगह, जैसे एयरटेल है या कोई भी इस तरह से कोई कंपनी है भारत में, वो क्या करेंगे, अपने बड़े से टावर लगाएंगे, और टावर के माध्यम से जो वहां से आने वाली जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम को, वेवलेंथ को, ठीक है ना, वो कवर करेगी, रेडियो तरंगों को कवर करेगी, और वहां से क्या करेगी, आपको जितने रुपए पे किए रहेंगे उस हिसाब से आपको ब्रॉडकास्ट करेगी, ठीक है ना। तो आप अपने सिग्नल्स जो लगाए हुए हैं छतरी अपने छत के ऊपर टीवी टावर, उससे आप क्या करेंगे, उसको कैच करेंगे, और कैच करके आप यूज कर पाएंगे, और तभी हो पाएगा जब आप पे किए रहेंगे पैसे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें टेलीकम्युनिकेशन क्या है, इनसेट सीरीज के बहुत सारे आप देखते हैं, इनसेट सीरीज के जैसे एजुकेशनल, एडुसेट, इनसेट, ठीक है, आपने लिखा था, मैं उसको बताऊंगा जरूर थोड़ा देर पे। इनसेट और एडुसेट, इनसेट और एडुसेट मतलब एजुकेशनल सैटेलाइट और इंफॉर्मेशनल सैटेलाइट, ठीक है ना। इस तरह के सैटेलाइट वहां पे लगाए गए। एजुकेशनल सैटेलाइट से बहुत सारे जो टीवी प्रोग्राम्स जो आते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स जो है, जब आप नहीं भी रिचार्ज कराए रहते हो टीवी, मतलब उसको केबल और जो सारी चीजें जो आपके सर्विसेज हैं, तो भी लगभग एजुकेशनल आपके एडुसेट के जो प्रोग्राम्स हैं वो लगभग आते रहते हैं। UGC CET करके आप देखते हैं ना, UGC के प्रोग्राम्स वगैरह आते रहते हैं, तो क्या है, एजुकेशनल प्रोग्राम, एजुकेशनल सैटेलाइट के थ्रू वो होते हैं। और इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सैटेलाइट वहां पे प्रक्षेपित किए गए हैं, और हमारे ही देश के नहीं, सभी देशों के ऐसे ही वहां पे प्रक्षेपित करके, और एक रोटेशनल स्पीड दे दिया गया वहां पे, कहाँ, अंतरिक्ष, ठीक है ना। एक उनको पृथ्वी के चारों तरफ परितः एक रोटेशनल स्पीड दे दिया गया है। तो थोड़ा सा तो लिख भी ले भाई, हो गया सबको, लिख लिया सभी लोग। और किसी में कोई जरा भी आपको लगता है कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें किस तरह से काम है, इसका टेलीकम्युनिकेशन में हो गया दूरसंचार, दूसरा हो गया टीवी ब्रॉडकास्टिंग, दूरदर्शन प्रसारण, ठीक है ना। तीसरा हो गया वेदर स्टडी, मौसम का मतलब अध्ययन, ठीक है, मौसम का अध्ययन। अब आप एक चीज और देखो, मौसम का जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, आपके पृथ्वी पे मौजूद जो 5 तरह की जो परतें हैं, जैसे सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्षोभमंडल। तो मौसम संबंधी जो घटनाएं हो रही है किसमें होती है, क्षोभमंडल में होती है। और हमें जो सैटेलाइट जो लगाना होगा, हम क्षोभमंडल को पूरा कवर करेंगे, और उस सैटेलाइट के माध्यम से अभी सुबह की एक न्यूज थी कि हल्की फुल्की हवाएं चलेंगी और बरसात की भी संभावना है। क्यों, कैसे, उसके रेडिएशन जो मिल रहे हैं सैटेलाइट को, मौसम संबंधी जो सैटेलाइट लगाए गए हैं, वो बता रहा है कि कितनी ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, किस तरह से हवाएं कितनी तेज चलने की संभावना है। हर चीज का अध्ययन करके, अध्ययन कौन कर रहा है, एनालिसिस तो हम लोग कर रहे हैं सिस्टम से, जो हमारे पास जो मौसम से संबंधित जो प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, जो हमारे केंद्र बनाए गए हैं, वो खाली हमको मतलब वो
रेडिएशन भेज रहा है, मतलब वो एक तरह से तरंगे हमको भेज रहा है, वेव्स हमको मिल रही हैं, उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये मौसम संबंधित घटना है। जीपीएस आप जानते हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नेविगेशनल सर्विसेज आप जान ही रहे हैं, नौ संचार, ठीक है ना, नौ संचार सेवा, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज स्टडी, ठीक है ना, कृषि और वाटर रिसोर्सेज मींस जल के स्रोत, ठीक है ना, कृषि और जल के स्रोत के लिए मिनरल्स प्रोस्पेक्टिंग, खनिज के जो संसाधन है, खनिज के जो सर्वेक्षण है। इसके बाद है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मतलब खोज और बचाव कार्य, ठीक है ना, खोज और बचाव कार्य, और डिफेंस यूनिट मतलब रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानेंगे अब लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट के मामले में। वास्तव में अभी आप लोगों ने शायद कल पूछा भी था लॉन्च व्हीकल में, जैसे जीएसएलवी, पीएसएलवी और एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉन्च व्हीकल क्या है, इसको हटा दूं क्या? लॉन्च व्हीकल्स क्या है? आप लोग आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि फला डेट में जीएसएलवी के माध्यम से, फला डेट में पीएसएलवी के माध्यम से या एसएलवी के माध्यम से कैसे किया गया, लॉन्च किया गया, क्या सैटेलाइट, या सैटेलाइट के अलावा मंगल मिशन या जो मिशन, मंगल मिशन यान है, चंद्रयान आदित्य है। आदित्य किसके लिए बनाया गया? सूर्य, मतलब वो मंगल तक सीमित नहीं है भाई, सूर्य तक भी पहुंचने वाले हैं। इनको ये भी नहीं डर है कि बस वो जला डालेगा इनको। अब आप ये देख लो कि लॉन्च व्हीकल में जैसे रॉकेट का ही प्रयोग करते हैं लॉन्च व्हीकल में, तो थोड़ा सा लिख लिया या फिर हम लोग बात नहीं करेंगे उसके बारे में। चलिए लिखिए, लॉन्च व्हीकल और रॉकेट, ऐसा लिखेंगे, लॉन्च व्हीकल और रॉकेट। लॉन्च व्हीकल मीन्स प्रक्षेपण यान, हिंदी में लिखते हैं प्रक्षेपण यान या रॉकेट, ठीक है, प्रक्षेपण यान या रॉकेट लिखे इसमें। रॉकेट में प्रणोदन प्रणाली होती है, जो रॉकेट में प्रणोदन प्रणाली होती है जो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। रॉकेट में शक्तिशाली प्रणोदन प्रणाली होती है जो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, हो गया, और उपग्रहों जैसी भारी वस्तुओं को, अंतरिक्ष में ले जाने के साथ, अंतरिक्ष में ले जाने के साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ले जाने के साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत संतुलन स्थापित करती है। विपरीत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत संतुलन स्थापित करती है। अंतरिक्ष में पता है क्या होता है? अंतरिक्ष में अगर पानी की एक बूंद भी आपने ऐसे फेंका तो उसमें हवा में ही, मतलब स्पेस में ऐसे लटक जाएगा, तो पानी का बूंद नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। अंतरिक्ष यात्री कोई एक स्पेशल डिजाइन किए हुए जो पहनते हैं, वो भी वहाँ के रेडिएशंस, वहाँ के जो कचरे हैं, कचरों से उत्पन्न होने वाले जो रेडिएशन हैं, और आप एक बात और समझ लो कि पृथ्वी से 100 गुने से ज्यादा, 120 गुने से ज्यादा रेडिएशन का खतरा कहाँ है? अंतरिक्ष में। क्यों? क्योंकि इतना ही नहीं है कि जो व्हीकल
जो रॉकेट वगैरह से जैसे भेजे जा रहे हैं सैटेलाइट, वो वहां पे जा तो रहे हैं। अच्छा, रॉकेट में जो ईंधन वगैरह भी लग रहा है, बहुत ईंधन ऐसे भी है जो न्यूक्लियर टाइप के फ्यूल है, तो जो वहां पे कचरा हो रहा है। अच्छा, बहुत विशेष रूप से आप लोग समझिएगा, क्या आप लोग दिमाग में कभी ऐसा होता होगा कि जो उड़ता है लेके जाता है इसको, उपग्रहों, तो फिर वापस वो आता है कि कहाँ जाता है, कि उपग्रह वहीं पे लॉन्च कर दिया स्पेस में, क्या किया, कुछ ऐसा दिमाग में होता है? क्या होता है? तो ये मामला ऐसा है कि मैंने जो स्टेज आप लोगों को बताए हैं, जैसे मान लीजिए जो नोड है, ठीक है, नोड के रूप में तो यही मेन चीज जो हमको वहां पे स्थापित करना है। बाकी इनके इंजन और अलग अलग स्टेज हैं। मैंने इंजन के मामले में आपको बताया था अलग अलग, और सबसे नीचे जो होता है तो ठोस टाइप का, सॉलिड टाइप का जो है फ्यूल यहाँ पे सबसे नीचे होता है, जो क्या करता है, वो थ्रस्ट प्रदान करता है सबसे तेजी से, ठीक है ना, थ्रस्ट प्रदान करता है सबसे तेजी से, और किसके, न्यूटन के थर्ड लॉ, अब किसके, मोशन के थर्ड लॉ में, ठीक है ना। तो मान लीजिए लेके गया तो जाने में सबसे लास्ट वाला जो क्रायोजेनिक टाइप का जो होता है, क्रायोजेनिक में क्या होता है, क्रायोजेनिक लगभग उसी स्पेस में वहीं तक तैर रहा होता है। भाई वापस भी तो नहीं आ सकता ना, वापस नहीं आ सकता कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा स्टेज जब स्पेस में जाता है तो वहीं पे उसी गति से वो राउंड में उसमें तैर रहा होता वहीं पे, और ग्रहों के लगभग उसी हिसाब से चाल दी, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे वहां में कचरे हो गए। अच्छा, एक चीज और है कि जो आपके सैटेलाइट वहां भेजे जाते हैं उनकी एक लिमिट होती है, एक्सपायरी डेट होती है कि भाई ये सैटेलाइट गया और उतने समय तक ही वहां पे काम करेगा, उसके बाद वो उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, तो फिर उसको उतारे कैसे नीचे, हाँ? तो उसमें भी अमेरिका जैसे देशों ने महारत हासिल किया, चीन जैसे देशों ने महारत हासिल किया। क्या करते हैं, जिस रोटेशनल स्पीड में सैटेलाइट वहां पे रोटेशन कर रहा है, उसी के हिसाब से यहां से ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि यहां से जाकर कोई ऐसी मिसाइल मारे उनको फट से वहीं पे समाप्त हो, ठीक है, मान लीजिए उसको वहीं समाप्त कर दिया, उसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी तो वहां कचरा हुआ ना, पार्टिकल्स उसके गिरे, कहाँ गिरे, अंतरिक्ष में गिरे, और अंतरिक्ष में इस तरह से, अब आप सोच सकते हैं कि मैंने 100 गुना 120 गुने ज्यादा क्यों कहा वहां पे, क्योंकि इतने कचरे हो गए हैं वहां पे कि वे कचरे एक दूसरे से टकराने की भी संभावनाएं होती हैं, बहुत विकट रूप से टकराने की संभावनाएं होती है, ठीक है ना। अच्छा, ग्रेविटेशनल आपने लास्ट में लिखा, भारी वस्तुओं को अंतरिक्ष में ले जाने के साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत संतुलन स्थापित करती है। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करेगी, वस्तुओं को नीचे की तरफ खींचेगी। चंद्रमा में जो है ऊपर की तरफ खींचेगा, कितने गुनी होती है पृथ्वी की, चंद्रमा की तरफ 6 गुनी, अब वो ऊपर की तरफ उसी बीच में लटका रहता है, न उधर जा रहा है नहीं इधर जा रहा है, उसी बीच में लटका है, रोटेशन नहीं कर रहा है, और रोटेशन कर रहा है तो उसी हिसाब से उसने अपना प्रोजेक्टाइल उसमें रोटेशनल पाथ भी अपना लिया, रोटेशनल पाथ अपना लिया तो उसी हिसाब से वहाँ पे कचरे भी हो रहे हैं, वहाँ पे अच्छे उपग्रह भी हैं, वहाँ पे बेकार नष्ट भ्रष्ट वाले कबाड़ कचरे सब इकट्ठे हैं, तो उसको भी मैं बताऊंगा उसको साफ कैसे किया जाता है, क्या क्या उसका तकनीक है, ठीक है ना। मैंने पिछले बार बताया था जी सर, चैन जापान, हाँ, उसके थ्रू जापान जो कर रहा है, ठीक है ना, चैन जाल, ठीक है। तो इसके बाद और थोड़ा सा लिख लें, रॉकेट या प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण के बाद रॉकेट या प्रक्षेपण यान प्रक्षेपण के बाद उपयोगी नहीं रहते, उपयोगी नहीं रहते। इनका एकमात्र कार्य उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में ले जाना है,
उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में ले जाना है। अब जब ये बात हो ही गई है तो थोड़ी सी और हम बात करते ही हैं कि जितने भी स्टेज वाइज जो भी आपके इंजन्स होते हैं, इंजन्स तो वास्तव में मैंने कल बताया था आपको कि वायुमंडल में फिर वो वापस गिर जाते हैं, जहां तक वो ले गया फिर अगला स्टेज शुरू हो गया वहां से, तो वायुमंडल में वो वापस गिर जाते हैं और नीचे धरती पर गिरते उनके हवा से इतना ज्यादा घर्षण होता है कि वो जल बल के समाप्त हो जाते हैं, रास्ते में नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ता, पता चला हम लोग यहाँ पे आए ऊपर छत पे गिर जाए, ऐसा नहीं, वही समाप्त। अच्छा, इसके बाद इसरो ने क्या किया, एक अपनी पहल करके पुनः प्रयोज्य रॉकेट बनाया। कैसा रॉकेट? कि जो ऐसा रॉकेट जो लेकर जाए उपग्रहों को और वहां स्थापित करके और फिर वापस भी चलाए, पृथ्वी पे लैंड कर या हवाई जहाज वापस आए और पृथ्वी पे हवाई जहाज की तरह लैंड भी कर जाए। अच्छा, जाने तो बड़ा बल लगा, लेकिन आने में बहुत ज्यादा बल नहीं लगेगा, लेकिन बस इतना ही है कि उसको स्पेस में ही, अंतरिक्ष में ही एक ऐसा उतना उसको एनर्जी चाहिए कि बस वहीं से उतर जाए एक बार को, तो फिर उसको ब्रेक ही लगा के आना पड़ेगा पृथ्वी पे, क्यों उसको ब्रेक ही लगा के आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उसको फ्यूल की आवश्यकता नहीं है। तो इसी क्रम में इसरो ने क्या किया, अंतरिक्ष में मलबे को बढ़ने से रोकने के लिए दो चीज है, अगर हम ऐसे इंजन्स बना लें जो वहां पे मल कचरा भी न फैलाए, भाई एक जगह तो मान लीजिए सेट कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका इंजन वहां कचरा तो फैला रहा, लास्ट वाला ना क्रायोजेनिक टाइप वाला, तो कचरा भी फैलाए, तो उसमें इसरो ने मतलब इस तरह के और भी देशों ने, विकसित देशों ने सोचा कि ऐसा कुछ बनाए वापस जो आ जाए लैंड वैंड करके सफलतापूर्वक। मामा जी को घर पे पहुंचाया, बाइक वापस अपने घर पे खड़ी हो गई है, ये वाली बात, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, दो तीन बातें इसमें विशेष रूप से हो जाएंगी। एक तो वहां पे कचरा नहीं फैलेगा, अंतरिक्ष में कचरा फैलने से रुक जाएगा मामला। दूसरा, कुछ हिस्से में ही नष्ट होगा तथा वायुयान की तरफ फिर पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ तो अपने वहीं ऊपर ही नष्ट हो जाएगा, कुछ जो बचेगा वो वायुयान की तरफ पृथ्वी पर चुपचाप आके अपना लैंड करेगा, फिर से उसको दोबारा से पुनः प्रयोग के काम में ला सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, किसके रूप में, रॉकेट इंजन के रूप में। कुछ चीजें तो बचेंगी भाई ना, इतना हमारा करोड़ों अरबों करोड़ों का नुकसान तो नहीं होगा ना। तो इसरो ने भी एक आंशिक पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित किया है, जिसका नाम है, नोट कर ले आप लोग एक पॉइंट में बना के, RLV-TD। ये क्या है, इसरो ने जो बनाया, पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर कहा जाता है। इसने वर्ष 2016 में एक सफल परीक्षण उड़ान भरी थी। इसने वर्ष 2016 में एक सफल परीक्षण उड़ान भरी थी, मतलब गई छोड़कर फिर वापस भी आ गई। एक सफल परीक्षण उड़ान भरी थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रक्षेपण यान के प्रकार, टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल। आप लोग बहुत देर तो नहीं हो रहा है किसी को, चलिए हम लोग 10-5 मिनट और लेते हैं। प्रक्षेपण यान के प्रकार, टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल।
टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल, टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल। तो इसमें कुछ चीजें आप लोग जो है लिखेंगे। पहला है SLV, SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। क्या सर? SLV, SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स मतलब जो हमारे पास जो यान था, व्हीकल था, ये पहला ऐसा बेसिक व्हीकल था जो SLV के रूप में हम जानते हैं। ठीक है ना? आगे आपने बहुत सारे सुने होंगे, PSLV, GSLV, ये सभी क्या है की चर्चा इसी क्रम में होगी। SLV क्या है भाई? SLV इसरो के द्वारा डेवलप किया गया, वही नोट करिए, उसी पॉइंट बना के नोट करिएगा आप लोग। यह इसरो के द्वारा डेवलप किया गया देखिए, एक चीज मेरे दिमाग को उतर गया, खैर चलिए इसको बाद में लिखवा देंगे। इसमें हमको एक चीज और बताना था कि निम्न कक्षाओं को और उच्च कक्षाओं को, हाई लेवल के लिए ये सभी चीजें, तो खैर हम इसी में आपको बताते चलेंगे कौन सा निम्न कक्षा के लिए, कौन सा उच्च कक्षा के लिए। ठीक है, इनको हम इसी में कैटेगराइज करा देंगे। तो इसमें अगला इसको लिखिए पॉइंट, यह एक 4 स्तरीय रॉकेट प्रणाली है। 4 स्तरीय, 4 स्टेज रॉकेट सिस्टम। यह एक 4 स्तरीय रॉकेट प्रणाली है। इसमें ठोस प्रणोदक का प्रयोग होता है। इसमें ठोस प्रणोदक का प्रयोग होता है। ठोस प्रणोदक का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट, इसका पेलोड, मैंने बताया ना पेलोड, जो भार वहन क्षमता जो होगी ना, इसका पेलोड, इसका पेलोड, पेलोड आगे आप लोग पेलोड का में भार वहन क्षमता लिख सकते हैं, भार। ठीक है, पेलोड 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम है। अगला पॉइंट है 1990 में इसरो ने, अगला पॉइंट 1990 में इसरो ने रोहिणी नामक उपग्रह को, रोहिणी नामक उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षा अर्थात पृथ्वी की निम्न कक्षा अर्थात 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया था, स्थापित किया था। इसी में अब मतलब अलग से एक पॉइंट लिखिएगा, मतलब वो स्टार लगा लीजिए अथवा एरो लगा लीजिएगा, जानने के लिए, समझने के लिए आप लोगों के लिए, कि जो निम्न कक्षा के जो उपग्रह होते हैं उनका क्या कार्य होता है ना। जैसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में क्या होता है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में। उसके बाद संचार उपग्रह के रूप में, बहुत ज्यादा ऊंचाई देके क्या करेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल लो ऑर्बिट में ही रहेंगे वो। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में। अंतरिक्ष स्टेशन में क्या कार्य भाई, जो यहाँ से जाने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं उनके मेजबानी के लिए वहां पे होना है, एक स्टेशन बनाया गया था ऊपर अंतरिक्ष में, लो ऑर्बिट में। जब जहाँ कोई समस्या जिसको होती है तो वहीं से उनको मदद भी पहुंचा दी जाती है लगभग अंतरिक्ष यात्रा में। तो वहाँ पे एक अंतरिक्ष स्टेशन बना होता है,
तो लो ऑर्बिट में इस तरह की चीजें होती हैं। इसके बाद आप लोग लिखेंगे ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके पहले हम लोग थोड़ी सी एक चर्चा और करेंगे ASLV को बताने से पहले। जब आपका आर्यभट्ट जब भेजा गया तो आर्यभट्ट जो है किसके मदद से भेजा गया भाई? रोहिणी थे। कौन से देश की मदद से? रूस। तो रूस नहीं कर सकते उस समय, सोवियत रूस, सोवियत रसिया की मदद से, ठीक है ना? यूएसएसआर की मदद से भेजा गया। लेकिन एक समस्या और भी हो गई। देखिए, जो इनको भेजने की जो बातें जो चल रही थी, जैसे मान लीजिए यूएसएसआर ने क्या किया, इनको दिया, भेजा, इनके उपग्रह को बनाए, उपग्रह को स्पेस में सेट किया। लेकिन उसी समय अमेरिका ने क्या किया, 91 में तो मान के चलिए सोवियत यूएसएसआर का 15 लगभग देशों में विभाजन हो गया, खंड हो गए। कितने देश, कितने पार्ट? लगभग 15 पार्ट में इनके खंड, कुछ और कम ही हुए होंगे, बाद में कुछ और हो सकता है बढ़ गए होंगे, लेकिन यूएसएसआर का पूरी तरह से विखंडन हो गया। और 1945 से लगभग 1991-92 तक शीत युद्ध के दौर में रहा। कौन? अमेरिका और यूएसएसआर, ये क्या रहे? शीत युद्ध के दौर में। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं कि 1991 में वहां के राष्ट्रपति ने, रूस के, मतलब उन्होंने क्या किया कि यूएसएसआर एक तरफ था, उन्होंने कहा कि भारत को हम क्रायोजेनिक इंजन देंगे। क्रायोजेनिक क्या है? पहले तो हम लोग लिक्विड और ठोस में ही चलते थे। अभी आपने लिखा भी कि ठोस उसमें प्रणोदक का प्रयोग किया गया। तो हम तब तक किसमें थे? ठोस और लिक्विड में ही थे। और हमको जरूरत पड़ने लगी किसकी? क्रायोजेनिक टैंक की। और क्रायोजेनिक की जरूरत क्यों पड़ी भाई? मैंने उसका भी आपको कल बताया था, मुझे कोई बता सकता है? क्रायोजेनिक टैंक के फ्यूल की हमको जरूरत क्यों पड़ी? कोई बता सकता है? स्पीड सर, नहीं, स्पीड का मामला तो लिक्विड में था। वेरी गुड, लगभग आप वेरी गुड। मतलब आप ये है कि क्रायोजेनिक की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो अतिहीन शीतित मतलब -150 डिग्री से कम, क्या किया उसके ऑक्सीडाइजर को और फ्यूल को इतना ज्यादा कम टेम्परेचर किया, उतना ठंडा किया कि अगर वहां पे जो फ्रिक्शन हो रहा है ना, फ्रिक्शन किसके लिए? इंजन के ऊपर, उस फ्रिक्शन से पता चले इंजन में आग लग जाए। इसीलिए हमने अपने फ्यूल को भी क्या किया, इतना ठंडा करके उसमें भर दिया 100 और उसी को हमने क्या नाम दिया? क्रायोजेनिक नाम दिया, ठीक है ना? क्रायोजेनिक को नाम दिया। और जो लिक्विड का जो मामला है, लिक्विड का मामला मैंने आपको बताया था, मोटरसाइकिल में थोड़ा सा टी पॉइंट उसको थोड़ा सा कम ज्यादा कर दे तो उस हिसाब से लगभग फ्यूल उसको मिलता भी रहेगा और उस हिसाब से गाड़ी आपको चलती भी रहेगी। लेकिन ठोस में क्या है? ठोस तो एक बार जल गया तो बस पूरा जल के ही छोड़ेगा, उसमें आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते ना। ठोस ईंधन में भाई कोयले में जब आप आग लगा दिए तो क्या आप चाहोगे कि उसको आधा जलाएं आज और आधा जलाएं कल? ऐसा नहीं कर पाओगे, पूरा जल के ही छोड़ेगा वो। अब मान लो पानी नहीं डाल देते तो फिर तीसरी बाल्टी हो जाती, इतनी अच्छे जल नहीं पाता ना। तो ये मामला है। तो क्या किया सोवियत मतलब यूएसएसआर ने तो वादा तो कर दिया कि ठीक है हम आपको क्रायोजेनिक देंगे, 1991 की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन उसी समय अमेरिका
एक बार मिले तो इनको मौका, देखिए कि हमको भी फार्म जाएंगे, पूछ जाएंगे हमको भी। तो उसने कहा कि क्या कर रहे हो आप, मतलब वो दोनों कोल्ड वार को झेलते रहे, लेकिन भारत के लिए देखिए वो अपने आप में अमेरिका जो क्या करता था कि अरे क्या कर रहे हो, इनको जो अपने तकनीक बांट रहे हो क्रायोजेनिक के, कल को तुमसे भी आगे निकल जाएंगे क्रायोजेनिक के, तो इनके फ्यूल पा जाएंगे, क्रायोजेनिक टाइप के फ्यूल इनके पास हो जाएंगे तो तुमसे भी आगे निकल जाएंगे और तुम यहीं नीचे ही रह जाओ, तो पता नहीं कहाँ हो घूम आएंगे पूरा। तब इन्होंने कहा कि ऐसा करो, तो यीशु साहब ने कहा कि हमने तो वादा कर रखा है, अब हम वादे को तोड़े कैसे, तो आप एक कुछ उपाय बताओ कि इससे हम वादा तोड़ दें। तो अमेरिका ने कहा हाँ एक तरीका है मेरे पास, वादा भी टूट जाएगा और काम भी हमारा बन जाएगा और भारत आगे निकलने भी नहीं पाएगा हमसे। तो एक काम करो, तो अमेरिका ने कहा कि ऐसा है, हम MTCR ला रहे हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, मैंने आपको बताया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। उसका एक काम करो, तुम मेंबर बन जाओ और कुछ लोग और मेंबर बना देते हैं, और तुम जब मौके की बात आएगी, क्रायोजेनिक टेक्निक देने की बात आएगी, तो तुम ये कह देना भाई हम तो MTCR से बदल गए हैं, बताओ क्या करें, आप तो सदस्य ही नहीं हो, आप तो उस समय सदस्य ही नहीं हो और हम MTCR से बधे हुए हैं, हम अपनी तकनीक किसको दे सकते हैं, उन्हीं को दे सकते हैं जो MTCR के सदस्य होंगे। तो इतनी सारी चीजों को भी झेला है था, कितनी भी समस्याओं को झेला है था। अब वो सब चीजें आप खुद ब खुद पढ़ सकते हो उसमें कि MTCR की सदस्यता देने में भारत को क्या क्या पापड़ झेलने पड़े, ठीक है ना। खैर इस क्रम में हम लोग ASLV को भी देख लें। इसको बोलते हैं संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, सैचुरेटेड भी बोलते हैं, ऑगमेंटेड संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। मतलब शुरू में हमने SLV से काम चलाया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिंपल, लेकिन बाद में हम ASLV से हम क्या करने लगे, लॉन्च करने लगे, ठीक है ना। किसी को देर तो नहीं हो रहा है, हो रहा है तो बस इसको कंप्लीट कर दीजिए। इसमें एक पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट यह एक 5 स्तरीय रॉकेट प्रणाली है, यह एक 5 स्तरीय 5 स्टेज रॉकेट प्रणाली है। इसमें भी रॉकेट प्रणाली है, इसमें भी सिर्फ ठोस प्रणोदक का ही प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए सब ठोस प्रणोदक में ही सब चल रहे हैं, उसके बाद में थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आए, और लिक्विड के बाद जब थोड़ा सा अपना MTCR के सदस्य हुए, तो उसके बाद अपना क्या किए, क्रायोजेनिक टाइप में इसमें भी केवल ठोस प्रणोदक का ही प्रयोग किया जाता है। प्रणोदक इन द सेंस समझ लो, प्रणोदक क्या है, कोई है फ्यूल का काम जो कर रहा है वही प्रणोदक, जो गति प्रदान कर सके, फ्यूल, ठीक है। प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, यह वस्तुतः SLV का संवर्धित रूप है, यह वस्तुतः SLV का संवर्धित रूप है। अगला पॉइंट, इसकी पेलोड क्षमता 150 किलोग्राम है, इसकी पेलोड क्षमता 150 किलोग्राम है, 150 किलोग्राम है। यह उपग्रह को पृथ्वी के सतह से लगभग 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करने में सक्षम या समर्थ है, स्थापित करने में समर्थ है।
पीएसएलवी और जीएसएलवी के बारे में हम लोग भाई नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और व्यवस्थित उसमें हमने पूरा उत्तर